Good morning, students. Student, in the last video, we have started our sixth chapter of civics, that is understanding our criminal justice system. This is the second part. And in the previous chapter, and you can say previous lecture, we have discussed about the introduction of the chapter and some key players of the criminal justice system. And we have already discussed about the role of police in the investigating of a crime. We have already discussed all these things. Now, today we will discuss about right of an arrested person. When a person is accused and he was arrested by the police, then he has some basic rights. So what are the basic rights of these arrested person? First of all, we will discuss about those rights. After that, we will discuss about the role of public prosecutor. Who is public prosecutor and what is the role of the public prosecutor in the criminal justice system, whatever, all the things we will discuss today. After that, we will discuss about the role of the judge. जज का जो रोल होगा वो हम डिस्कस करेंगे इस सिस्टम में. एंड एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फेयर ट्रायल. हमने डिस्कस किया था ऊपर कि जिस वक्त पुलिस जो है वो किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसे 24 आवर्स के अंदर फेयर ट्रायल के लिए भेजना पड़ता है. तो ये फेयर ट्रायल क्या है एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस फेयर ट्रायल, उसको डिस्कस करेंगे. सो नाउ कंटिन्यू द चैप्टर. So student, first of all, we will discuss about the rights of an arrested person. जब पुलिस एक व्यक्ति को डिटेन करती है, एक व्यक्ति को अरेस्ट करती है, उस वक्त उसके कुछ राइट्स होते हैं. And as per the Article 22 of the Constitution and criminal law, every arrested person has some basic rights. So let's think about the basic rights. The first right, the right to be informed. जब कभी भी किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उस वक्त उसको बताया जाता है कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया गया है. मींस पुलिस उसको रीजन बताएगी कि व्हाई दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अरेस्ट. ओके, तो एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट जो ऑफेंडर होता है, वो जो व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है, उसे रीजन बताया जाता है कि आपका ऑफेंस क्या है, आपको अरेस्ट करने का रीजन क्या है. तो सबसे पहला राइट उसका ये होता है. सेकेंड थिंग, right to be presented before a magistrate within 24 hours to arrest. अगर हम किसी एक व्यक्ति को, अगर पुलिस किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है तो 24 आवर्स के दौरान में उसे जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है. सेकेंड राइट है. थर्ड, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट और यू कैन से इन कस्टडी. किसी भी प्रकार का टॉर्चर नहीं होगा उस वक्त. ठीक है. उसके बाद जब कोर्ट उसे आदेश देगी कि भाई हम इसको 10 दिन के रिमांड पे लेते हैं, तब उससे पूछताछ होती है, तब उससे आप कह सकते हो, तब उसके साथ इल ट्रीट मैनर से या थर्ड डिग्री दी जाती है. उससे पहले उसको कुछ नहीं दे सकते. अगर मान लीजिए कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और उस वक्त पुलिस कस्टडी के अंदर वो कुछ कन्फेस करता है कि भाई हाँ उसने ये जुर्म किया था, तो वो कोई एविडेंस नहीं है, उससे कोई भी एविडेंस नहीं माना जाएगा. A boy under 15 years of age and you can say women, they can't be called to the police station only for questioning. उनको किसी पर्टिकुलर ऐसे रीजन के लिए नहीं भी कि उनको पुलिस के अंदर जस्ट ओनली फॉर द क्वेश्चनिंग उन्हें अरेस्ट किया जाए, ऐसा उनके सामने कुछ नहीं होता. इसके अलावा उसे राइट होता है कि वो व्यक्ति अपने डिफेंस के लिए अपने डिफेंस लॉयर, ठीक है, उससे डिस्कस कर ले. इसके अलावा उसके फैमिली मेंबर को इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए. ये सारी की सारी चीजें होती है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे एक अरेस्टेड पर्सन के राइट माने जाते हैं. तो दीज आर द बेसिक राइट्स व्हिच एन अरेस्टेड पर्सन इज टू बी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मे बी दैट पर्सन इज नॉट एक्यूज्ड, मे बी दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी, दैट्स व्हाई दीज राइट्स हैव बीन गिवन. जरूरी तो नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो एक अरेस्ट एक्यूज पर्सन हो या सॉरी गिल्टी हो. ऐसा भी तो सकता है जस्ट ओनली बेसिस ऑफ द डाउट वो फंसाया गया है, सिचुएशन उसके अगेंस्ट ही हो चुकी है.
ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति गिल्टी नहीं है तो उसको सम बेसिक राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। तो दीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द एफआईआर। क्योंकि जब कभी भी कोई क्राइम होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स वो एफआईआर के रूप में होती है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज एफआईआर स्टैंड फॉर, तो दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। एंड पुलिस कैन बिगिन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम ओनली विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। जब पुलिस के सामने एक एफआईआर जाती है तो उसके बाद ही वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो सबसे पहले अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी एफआईआर जाती है, उस एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। द लॉ स्टेट्स दैट it is compulsory for an officer in charge of the police station to register an FIR when a person gives information about the cognitive offense. मीन्स अगर कभी भी कोई भी प्रॉपर एक आप कह सकते हो ऑफेंस होता है या कोई भी एक अपराध किया जाता है, उस वक्त कोई व्यक्ति अगर पुलिस स्टेशन एफआईआर करने के लिए जाता है तो उस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर जो ऑफिस इंचार्ज होता है उस व्यक्ति को उसकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर करनी पड़ती है। और एक एफआईआर के अंदर नॉर्मली क्या क्या होता है, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस, ये सारी की सारी चीजें, ये इवेंट कहां पर हुई थी, मर्डर किया गया, चोरी की गई, क्या किया गया, ये सारी चीजें उस एफआईआर के अंदर होती है। इसके अलावा जो वो कंप्लेनेंट होता है, मींस जो कि वो एफआईआर लिखवाने के लिए आया है, उसका नेम एंड एड्रेस भी लिखा जाता है। ठीक है, उसका नेम एंड एड्रेस भी लिखा जाता है। बट एफआईआर के अंदर ये नॉर्मली बात होती है कि जो ऑफेंस हुआ है वो किस डेट में हुआ है, कहां पर हुआ है, किस टाइम पर हुआ है, क्या उसकी अदर डिटेल्स है, वो सारी की सारी चीजें वहां पर लिखी जाती है। Complainant have got the legal right to keep a free copy of the FIR from the police. वो उससे वहां पर एक कॉपी की डिमांड कर सकता है कि एफआईआर की आप मेरे को एक कॉपी दीजिए कि मैंने आपको एफआईआर की है। तो दिस इज एफआईआर। इस तरीके से हमने देखा कि जब कभी भी कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दी जाती है, मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी जाती है। आफ्टर देन द इन्वेस्टिगेशन इज बिगिन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब कभी भी कोई कंप्लेनेंट आप कह सकते हो पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तो पुलिस स्टेशन के अंदर जो ऑफिस इंचार्ज होता है वो व्यक्ति जो है वो एफआईआर को रजिस्टर करेगा। उस एफआईआर के अंदर ऑफेंस कहां पर हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, उसका नेचर क्या है, वटेवर जो द थिंग्स, वो सारी की सारी वहां पर मेंशन होती है। और एक कॉपी जो है एफआईआर की उस कंप्लेनेंट को भी दी जाती है। ओके, तो दिस इज एफआईआर। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बार बार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कभी स्टूडेंट्स कभी नोट कीजिए कि जब कभी भी हम कोई भी अदालत का सीन देखते हैं, कोर्ट का सीन देखते हैं, सीन के अंदर दो ऑफिसर, दो एडवोकेट होते हैं, दो वकील होते हैं, दो लॉयर्स होते हैं। एक लॉयर तो एक्यूज पर्सन के ऊपर लगातार एविडेंस पेश करता है, किसने ये काम किया है, इसने ये काम किया है, इसने ये काम किया है, वो प्रेशर करता है, स्ट्रेस डालता है, उसके खिलाफ वो एविडेंस पेश करता है। और दूसरा एडवोकेट जो होता है वो उसको बचाता है। उनमें जो व्यक्ति ये काम करता है कि भाई ये व्यक्ति ये एक्यूज पर्सन गिल्टी है, उसके लिए जो एविडेंस पेश करता है वो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। और जो उसे बचाता है वो डिफेंस लॉयर होता है। तो देख लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मीनिंग की बात करता हूं तो अ लॉ ऑफिसर हु कंडक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट और यू कैन से पब्लिक इंटरेस्ट। मीन्स ये वो व्यक्ति होता है, ये वो लॉयर होता है, ये वो एडवोकेट होता है जो क्या करता है स्टेट के द्वारा पर्टिकुलर उस व्यक्ति के खिलाफ कि उसने एक क्रिमिनल क्राइम किया है उसके लिए वो क्या करता है एविडेंस जुटाता है, वो सारी चीजें करता है और उसके आधार पे काम करते हैं। तो पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है एंड इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। यहां पर प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कैरिंग द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन। तो ये काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल देख लेते हैं। कोर्ट के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो देश के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट।
And if we think about the role of the public prosecutor, it begins once the police has conducted the investigation. एक बार वो इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर कर लेती है और उसके बाद फाइल जो चार्जशीट है उसे क्या करती है, कोर्ट में फाइल कर देती है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू होता है। He must conduct the prosecution on the behalf of the state. ये उसकी मोरल ड्यूटी होती है कि वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर की ही बात करे, वो हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से ही काम करे। इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्शियली, वो इम्पार्शियल मैनर से काम करता है, प्रेजेंट करता है जितने भी एविडेंस होते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, जितने भी विटनेस होते हैं, वो हर एक चीज जो है वो कोर्ट के सामने पेश करता है, ताकि वो जो सामने वाला व्यक्ति है अगर वो रियल में गिल्टी है तो उसको वो गिल्टी साबित करे, उसे वो अपराधी साबित करे, ताकि प्रॉपर मैनर से उसको क्या कर सजा मिल सके। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है। और जो दूसरा डिफेंस लॉयर होता है वो क्या करता है, वो डिफेंड करता है अपने मुवक्किल को या कह सकते हैं उस एक्यूज पर्सन को। जो भी एविडेंस उसके सामने पेश किया जाता है उस एविडेंस का एक तरीके से वो तोड़ देता है, या आप कह सकते हो जो भी वो भी कुछ एविडेंस पेश करता है अपने जो एक्यूज पर्सन है उसे निर्दोष साबित करने के लिए कि दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी। वो काम होता है डिफेंस लॉयर को। ओके, नाउ स्टूडेंट्स we will discuss about the role of judge. You can say it's judiciary. अब जज का काम क्या होता है? It hears, या you can say the judge hears all the witnesses and you can say any other evidence presented by the prosecution and the defense. पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर के बीच में जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी वो एविडेंस पेश करते हैं, जितने भी विटनेस होते हैं, उन सबको वो देखता है, सुनता है, उन सब पूरी हियरिंग को, पूरी प्रोसेस को वो देखता है। उसके बाद जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है, द जज डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, एंड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये सारी प्रोसेस जो होता है वो जज करता है, और जज कब करता है कि वो डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन जो होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, उन दोनों के बीच में जो भी एविडेंस वो पेश करते हैं, जो भी वो बातचीत होती है, उसके बाद वो फाइनलाइज करता है कि दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट, and it is based on the evidence presented in the court and you can say according to the law. वो proper manner से, impartial manner से काम करने की कोशिश होती है। If the accused is convicted, the judge pronounce the sentence, which can be sending the person to a jail and you can say imposing a heavy fine or maybe both, depending upon the what the law prescribes. कंडीशन होती है कि उसने क्या अपराध किया है, क्या चीज की है, वो सारी चीजें देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है, अगर जज को लगता है कि दैट पर्सन इज रियली अ गिल्टी, दैट उसके बाद जो जज होता है वो उसको सजा सुनाता है। सजा कुछ भी हो सकती है। ही मे बी सेंट इन जेल, उस व्यक्ति को जेल में भेजा जा सकता है। मे बी उसके ऊपर हैवी फाइन इंपोज किया जाता है, हाई पेनल्टीज इंपोज की जा सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे फाइन और साथ साथ जेल भी दी जाए। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस, द नेचर ऑफ द क्राइम, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड होता है कि लोग किस चीज को प्रिस्क्राइब करता है, तो उस आधार पे ही ये डिसीजन लिया जाता है। तो दिस इज द रोल ऑफ जज। अगर हम जज की बात करते हैं तो जज का काम क्या होता है? जज का काम होता है जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो डिफेंस लॉयर है वो जितने भी अपने विटनेस और एविडेंस पेश करता है, तो उन सब चीजों को वो सुनता है, और उन सब चीजों को सुनने के बाद वो डिसाइड करता है कि दैट एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, and it was based on the evidence which is presented in the during the hearing, you can say in the court during the hearing. Okay, if the person is considered that person is guilty, then the judge announce the sentence and you can say punishment कुछ भी हो सकती है। maybe that person can be sent in jail and you can say can be impose some heavy fine for that person, maybe both, कुछ भी हो सकता है एज पर द लॉ, जो कि लॉ वहां पर प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है। तो दिस इज द रोल ऑफ जज। We have discussing about the fair trial. Let's think about the fair trial. Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life states that a person's life and liberty can be taken away only by the following a reasonable and you can say just legal procedure. आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। उसका जो जीवन है या उसकी स्वतंत्रता जो है
वो केवल पर्टिकुलर कुछ रीजंस की वजह से ली जा सकती है, अदरवाइज एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के माध्यम से ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं ली जा सकती। तो हमें पता होना चाहिए कि ये फेयर ट्रायल क्या होता है। ये ट्रायल जो होती है, इट मस्ट बी हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन अ पब्लिक व्यू। मीन्स यहाँ पर हम फेयर ट्रायल की वो बात कर रहे हैं कि जब जज के सामने दोनों के दोनों लॉयर्स जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं, वो एविडेंस पेश करते हैं कि दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट। वो जो प्रोसेस होती है वो सारी की सारी फेयर ट्रायल होती है। वहां पर एक्यूज पर्सन के पास अधिकार होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। यही कारण है कि वो जो वहां पर हियरिंग होती है वो बड़े फेयर मैनर से होती है, ताकि कोई इनोसेंट व्यक्ति फंस ना जाए। तो नॉर्मली ये है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर मान लीजिए कि 10 क्रिमिनल एक बार कोर्ट को चकमा देकर बच जाए तो कोई बात नहीं, बट अगर एक इनोसेंट पर्सन मारा जाए या फंस जाए वो सबसे बड़ा क्राइम है। तो यही कारण है कि वो फेयर ट्रायल की जाती है, और दैट फेयर ट्रायल मस्ट बी एंड यू कैन से शुड बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट। इट वाज इन पब्लिक व्यू, पब्लिक व्यू के अंदर होनी चाहिए। एंड द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज पर्सन होना चाहिए, उसी के सामने वो ट्रायल होती है। और जो एक्यूज पर्सन है उसके लिए वो क्या कर सकता है, अपने लॉयर को हायर कर सकता है। एंड दैट पर्सन इज पुअर, he is not, he or she is not able to afford the court judge, sorry, lawyer. So at that situation the state provide a lawyer that for that particular person. तो एक्यूज जो होता है वो अपने डिफेंड के लिए लॉयर हायर कर सकता है। डिफेंस लॉयर के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है कि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा विटनेस सामने लाया गया है वो उसे क्रॉस एग्जामिन कर ले, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहे हो, तो प्रॉपर विटनेस के साथ वो क्रॉस एग्जामिन करता है। उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो भी अपनी तरफ से कुछ विटनेस प्रेजेंट करे ताकि एक्यूज की डिफेंस हो सके, एक्यूज को बचाया जा सके। एंड इट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट एक्यूज वाज गिल्टी। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रीजनेबल मैनर से अपने प्रूव एविडेंस सामने लेके आए और एक्यूज को गिल्टी साबित करे, बट रीजनेबल मैनर से। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को गिल्टी साबित ही कर दे जबकि ना हो। इनोसेंट व्यक्ति को इनोसेंट ही मिलना चाहिए। मीन्स प्रॉपर मैनर से एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के माध्यम से काम होता है। And the judge should decide the matter only on the basis of the evidence before the court. कोर्ट में जो एविडेंस है उसके बेस पर जज डिसाइड करता है whether the person is innocent or guilty. The judge must be remain impartial. जज को impartial होना चाहिए. He or she must be impartial. Okay. So these are the essential elements of a fair trial. I hope fair trial is clear to all of you. Student, everything is clear to all of you. And the chapter is over. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.